हेलो दोस्तों, आज हम पीएसआई का अगला प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं जो आया था 15 दिसंबर 2017 को और सेकंड पाली में ही आया है। आप इसके क्वेश्चंस को करते जाइए और बताइए हमको कितने आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। स्टेटमेंट पहला है, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, तो इस हिसाब से पहला इज द राइट आंसर। दूसरा है, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रुओं के साथ संपर्क साधा हो, तो ये भी बात ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के अनुच्छेद 5 से 11 में ये बात कही गई है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार दी जा सकती है और किस प्रकार छीनी जा सकती है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाई हो, और बी में ये कहा गया अगर युद्ध के समय किसी विदेशी सत्ता के साथ मिलकर देश को क्षति पहुंचाने की कोशिश की हो, तो इस बारे में उस नागरिक की नागरिकता छीनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला है, ए भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। तो ये हमारी एक धारा है 120, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अपराध कहलाता है। और हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बी है वो हमारी धारा 309 है, उस पे उससे रिलेटेड है। उसमें ये कहा गया है कि आत्महत्या की कोशिश करना जो हमारा आईपीसी की धारा 309 है उसके तहत अपराध है। और 120 में अगर आप दंड में भागी होने के लिए केवल राजी हो जाते हैं तो आप अपराधी होंगे। इस हिसाब से हमारा जो सी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य अपनी नीति को विशिष्टतया निम्न निम्न उन्मुखी बनाएगा, जिससे पहला स्टेटमेंट है, समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप में सामूहिक हित सध सके। देखिए ये बात सही है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 39 है डीपीएसपी का, वो ये बात कहता है कि जो भौतिक साधन हो उनका स्वामित्व मतलब समाज के सभी वर्गों तक होना चाहिए। दूसरा है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अहितकारी संकेंद्रण ना हो, इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 39 में ये बात कही गई है कि किसी उच्च वर्ग पे ही सारी साधनों का स्वामित्व ना हो, वो सब में बटुआ होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दिवालियापन या शोध अक्षमता, या डाकघर बचत। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डाकघर बचत है वो संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो वो कौन सा अधिनियम था। वो था भारत अधिकार सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें ये बात कही गई थी कि आपके पास कुछ संपत्ति है, अगर आप टैक्स देते हैं सरकार को या आप शिक्षित हैं, तो उसके आधार पर आपको मताधिकार दिया जाएगा। और ध्यान रखना, इस समय जो मत देने की आयु थी वो थी 21 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था। तो वो थे लॉर्ड एल्गिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, लॉर्ड एल्गिन का जो कार्यकाल था 1862 से 63 के बीच रहा। ठीक है। हम जानते हैं जो हमारा उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 था, उसके तहत क्या किया गया था कि इन उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जो होता है ना, सुप्रीम कोर्ट प्लस जो सेशन कोर्ट होता है, सदर न्यायालय, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट, उनको इसमें चेंज कर दिया गया था हाई कोर्ट में। ठीक है। कौन के समय, लॉर्ड एल्गिन के समय। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में डैश की स्थापना की गई थी। इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। तो वो क्या है, वो है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी केंद्रीय सूचना आयोग। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ऐसा क्वेश्चन इस समय करंट अफेयर से बन सकता है कि हमारे जो अभी वर्तमान के CIC कौन है, वो है YK सिन्हा। YK सिन्हा वो है CIC। ठीक है, YK सिन्हा CIC, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। ओवरटेक करना मना है, आगे कई मोड़ हैं, आगे तीव्र गति वाहन है, या डी
आगे रास्ता फिसलनदार है। तो इसमें है आगे रास्ता फिसलनदार है। देखिए हर एक प्रैक्टिस सेट में या हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन हमारे जो ट्रैफिक साइन होते हैं उससे बनता ही है, तो ट्रैफिक साइन अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारतीय गणराज्य में डैश शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से है, तो यह है राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है राष्ट्रपति शासन अधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? वो किया जाता है लोकसभा के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए हम जानते हैं जो हमारा फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल जो विवरण होता है वो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, और राष्ट्रपति उस समय मौजूद होते हैं पहले सत्र में, और जो हमारे वित्त मंत्री हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निधि के संबंध में नीति के लिए एक स्रोत नहीं है? तो क्या स्रोत नहीं है? वो है भारतीय संस्था के शेयरों का विदेशी संस्था के शेयरों से बदलना। ऑप्शन सी द राइट आंसर। देखिए कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आके कोई काम करना चाह रहा है, तो वो धन लेकर आएगा, पर वो धन को तो यहाँ पे एफडीआई के रूप में जमा कर सकता है इंडिया में, पर वो शेयर से शेयर नहीं बदल सकता कि यहाँ अमेरिका से कोई आया अमेरिका के शेयर लेके यहाँ के शेयर से वो कन्वर्ट करता है, तो ये नहीं हो सकता। कह रहा है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए हम जानते हैं जो योजना आयोग था वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया? नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। तो जो अंतिम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, और ये अंतिम उपाध्यक्ष थे। हम जानते हैं कि योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों के जो अध्यक्ष होते थे वो वर्तमान प्रधानमंत्री ही होते थे। क्वेश्चन है डैश वह सुविधाएं लाभ हैं जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त नकद या सेवाओं के रूप में दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुफ्त भोजन, गाड़ी और ड्राइवर, आधिकारिक कार्य हेतु लैपटॉप इत्यादि। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं अनुलाभ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अनुलाभ को हम पर्क भी कहते हैं, PER, इसे क्या कहते हैं? पर्क भी कहते हैं। तो ये पर्क जो होता है ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो अपने कर्मचारियों को अधिक कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि सत्ताधारी दलों को सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं तथा विशिष्ट व्यक्तियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? किस मामले में ये कहा गया था? तो वो क्या था? वो कहा था, बताइए किस में कहा था? वो क्या था? कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ में ये कहा गया था कि अगर सरकारी विज्ञापनों में कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो राजनीतिक है या किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जैसे अगर कोई सरकारी विज्ञापन में किसी हीरो हीरोइन का कोई पोस्टर चिपकाना गैर कानूनी होगा, तो ये बात कही थी कॉमन कॉज बनाम भारत संघ ने, और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। ठीक है, 2014 का ये मामला, 2015 का ये मामला है, 2015 में आया था। क्वेश्चन नंबर 15 है नीलगिरी पर्वत डैश के उदाहरण है? किसके उदाहरण है? ये है अपशिष्ट पर्वतों के। अपशिष्ट पर्वतों के हिसाब से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए जो हमारा नीलगिरी पर्वत है वो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। नीलगिरी पर्वत में नीलगिरी ताहर भी पाए जाते हैं, और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसे कहते हैं नीलगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमको रिलेट करके पढ़ना आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? कौन सा होता है बताइए? हेलोन होता है, अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है? देखिए इसमें जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, हेलोन। पर कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि CFC भी हमारी जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है, पर ये अग्निशमक नहीं है। CFC अग्निशमक नहीं है, इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रश्न संख्या 17 त्रुटिपूर्ण होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा विलोपित कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं निम्न में से कौन सी सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य है ऑप्शन डी, अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ाने के लिए तैयार की गई नीति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसे मान लीजिए हमको गवर्नमेंट को रोजगार बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को रोजगार बढ़ाना है तो वो क्या करेगी? वो करेगी निवेश करेगी, और निवेश करेगी तो निवेश से क्या होगा? उत्पादन होगा। उत्पादन करने के लिए लेबर वर्क की जरूरत होगी जिससे रोजगार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है डैश एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद यानी रॉ सेना, नौसेना, हवाई सूचना के निर्देशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। कौन है वो विश्लेषण करती है? वो संयुक्त असूचना समिति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉइंट इन्फॉर्मेशन कमेटी, JIC क्या करती है? बड़ी बड़ी जो सेना है, नौसेना है या हवाई सूचना है, उनको विश्लेषण करती है, और जो हमारी खुफिया जानकारी है वो प्राप्त करने की कोशिश करती है। डैश हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
एक नगद अंतरण योजना थी जिसका उद्देश्य था 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों की शादी को टालना। इसके तहत कन्या के अभिभावकों को कन्या की आयु 18 वर्ष की होने पर सरकार की ओर से एक चुकता बॉन्ड दिया जाता था, बशर्ते वह उस वक्त अविवाहित हो। कौन सी योजना थी? वो योजना थी अपनी बेटी अपना धन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, हरियाणा सरकार ने 18 वर्ष से कम बच्चियों की यानी बाल विवाह कम को रोकने के लिए ऐसी योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या होता था, एक इंदिरा गांधी विकास पत्र दिया जाता था जिसको 18 वर्ष के पूरा होने पर ब्याज समेत वो बॉन्ड के रूप में आपको मिल जाता था। यानी जैसे ही बच्ची 18 वर्ष की होती थी उसको सारा पैसा ब्याज सहित मिल जाता था, एक बॉन्ड बनाना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि बच्चियों 18 साल से कम वर्ष की उम्र में शादी होने की संभावना बहुत कम हो जाती थी। ठीक है, तो सरकार क्या करती थी, इससे मदद भी करती थी और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने का प्रयास भी करती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉफ्टवेयर के प्रसंग में डैश एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रिय प्रोग्राम के स्रोत कोड में रहती हैं। तो यह है बग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, जो बग होता है वो इस प्रकार की एक एरर है। एरर मतलब ऐसी एरर है कि आपके कंप्यूटर में जब ये घुस जाता है तो एरर दिखाने लगता है, और ये हमारी व्यक्तियों की गलतियाँ होती हैं, और ये मतलब अवांछित नतीजे दिखाती है, इम्प्रॉपर मतलब रिजल्ट दिखाती है। तो इसे कहते हैं बग। बग एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस नहीं, सॉरी, बग है, वायरस अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल जी। और राज्यपाल जी अपना अधिकार आर्टिकल 316 के तहत इस्तेमाल करके जो राज्य के पीसीएस होते हैं उनकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 18 अनुसूचियां थी। इस समय भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन बटाईदार से आया है। डैश एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। इसे कहते हैं शेयर क्रॉपिंग, बटाईदार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, एक खेत होता है, खेत में मान लीजिए एक चौथाई हिस्से पर, खेत के एक चौथाई हिस्से को दे देता है जो उस पर खेती करता है, और जो लैंड लॉर्ड्स होता है वो 3/4 हिस्से को अपने पास रखता है। तो यानी इसे कह सकते हैं कि चौथाई, बटाई, कोई लोग बटाई पे भी करते हैं खेती, तो इसे कहते हैं शेयर क्रॉपिंग। 25वां क्वेश्चन है, कन्याकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो वो नाम है कन्नौज का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें कुछ लोग कन्याकुमारी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नहीं है, तो कन्नौज क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? जो डीसी करंट होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है? देखिए, डीसी करंट की आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वर्ष 2016 में किस देश ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल को अलग होने का निर्णय लिया था? किसने लिया था? वो दिया था मालदीव ने। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति किससे संबंध किससे है? देखिए, जो लाल क्रांति है वो टमाटर से है, लाल क्रांति। खाद है वो, देखिए, खाद के लिए थी, जो उर्वरक उत्पादन के लिए थी, धूसर क्रांति, धूसर या ग्रे, ग्रे, जो ग्रे क्रांति थी वो खाद से रिलेटेड थी। आलू से जो क्रांति थी वो थी गोल क्रांति, गोल क्रांति। मांस से थी लाल क्रांति, मांस की तरह थी लाल। तो देखिए, जो मांस क्रांति जो थी उसमें सिल्वर क्रांति थी, वो लाल क्रांति नहीं थी। ठीक है, इस हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहा बुशमन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? किस क्षेत्र के आसपास घूमती है बताइए? वो घूमती है कालाहारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो ये वाला भाग है, यहाँ पे बोस्वाना है, नामीबिया है, तो इस क्षेत्र में क्या रहती है, बुशमैन जनजाति रहती है, और ये कालाहारी मरुस्थल कहलाता है। देखिए, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? बताइए क्या होता है? तो होता है 4%। क्या होता है? 4%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब मनुष्य सांस को लेता है तब उसमें होती है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुने जो दूसरे के दर्जे के बराबर नहीं है। कौन है? ए है, ऑप्शन ए है प्रधान वन संरक्षक, बी है पुलिस महानिदेशक खुफिया ब्यूरो निदेशक, सी है मंत्रिमंडलीय सचिव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। ये एक अपर लेवल का है, क्योंकि भारत के अपर सचिव और राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव दोनों एक ही बराबर पद हैं। तो ऑप्शन सी ऐसा है जो इन पदों से मैच नहीं खाता, ये उच्च लेवल का पद है, अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिव का। डैश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। डैश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम जानते हैं आर्टिकल 143 है, आर्टिकल 143 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है, और कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है वह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी द राइट आंसर। डीएनएस कहलाता है जो आईपी एड्रेस को
डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। ठीक है। कह रहा है कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम कौन सी थी? कौन सी थी मुहिम बताइए? बालिका संरक्षण अभियान, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वित्त मंत्री का भाषण, क्वेश्चन नंबर 35 है, वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट 1 है कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। खंड ए कर निर्धारण संबंधी प्रस्तावों और खंड बी देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। ठीक है, वित्त भाषण जो होता है उसमें क्या करता है कि खंड ए कर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर और खंड बी देश के सामान्य आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। देखिए ये गलत बात है, इसमें उल्टा लिख दिया है इन्होंने। जबकि जो खंड ए है वो करता है भारत सरकार की योजनाओं का विवरण पर बात करता है, जबकि खंड बी जो है वो कर निर्धारण पर बात करता है। दूसरा वाला सही है, किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है, पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु और कुछ महीनों के लिए, और दूसरी बार पूरी तरह से। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? कौन सा सरकारी संगठन है बताइए? तो वो है ऑप्शन ए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा देश 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद सैन्य विश्व खेल 2019 की मेजबानी करेगा? कौन करेगा बताइए मेजबानी? कौन करेगा मेजबानी बताइए? तो वो करेगा चीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो संविधान का आर्टिकल 99 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डैश ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीति का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण भारत। उदाहरण भारत। इस हिसाब से जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सहकारी संघवाद इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों,